नमस्कार मित्रों, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए उपयोगी करंट अफेयर्स पर आधारित मॉडल प्रश्नों के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को लॉकडाउन के बाद काम फिर से शुरू करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक वर्ष में 10,000 रुपये तक के पूंजीगत ऋण का प्रावधान करती है। इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिए 2 वर्ष का समय दिया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। अब देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या और प्रकाश डालते हैं इसके विश्लेषण पर। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना 2 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी। हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इस योजना के तहत 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। MOHUA अर्थात यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अनुसार इस योजना का उद्देश्य देश भर में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लॉकडाउन के बाद काम फिर से शुरू करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत घोषित आर्थिक राहत पैकेज का एक हिस्सा है। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक वर्ष में 10,000 रुपये तक के पूंजीगत ऋण का प्रावधान करती है। इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किस्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे। इस योजना में यह भी प्रावधान है कि यदि लाभार्थी लिए गए ऋण पर भुगतान समय से या निर्धारित तिथि से पहले ही करते हैं तो उन्हें 7% वार्षिक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना में निर्धारित तिथि से पहले ऋण के भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लागू होगा। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत या कोलैटरल की आवश्यकता नहीं होगी। सूक्ष्म वित्त संस्थानों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों, बैंकों को शहरी क्षेत्र की गरीब आबादी से जुड़ी इस योजना में शामिल किया गया है। इन संस्थानों की ज़मीनी स्तर पर उनकी उपस्थिति और छोटे व्यापारियों व शहरों की गरीब आबादी के साथ इनकी निकटता के कारण इस योजना में शामिल किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से पापुम रिजर्व फॉरेस्ट से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यह अरुणाचल प्रदेश एवं असम राज्य की सीमाओं पर स्थित एक टाइगर रिजर्व है। यह पक्के टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 862 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ हॉर्नबिल पक्षी की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर व्याख्या सहित और इसके विश्लेषण पर प्रकाश डालते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में स्थित पापुम रिजर्व फॉरेस्ट पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित एक टाइगर रिजर्व है। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा रिजर्व के पश्चिम भाग में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 862 वर्ग किलोमीटर है। हाल ही में यहाँ उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन हुआ, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में वनों की कटाई की वार्षिक दर 8.2 किलोमीटर है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट बड़ी, रंगीन और फल खाने वाली हॉर्नबिल की
3 प्रजातियों ग्रेट पुष्पांजलि और ओरिएंटल चितकबरा का निवास स्थान है। इसके अतिरिक्त पक्के रिजर्व में हॉर्नबिल की एक चौथी प्रजाति रूफस नेक्ड पाई जाती है। इस टाइगर रिजर्व ने संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम के लिए भारत जैव विविधता पुरस्कार जीता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अर्थात AIIB से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इस बैंक की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। भारत इस बैंक का सदस्य वर्ष 2019 में बना था। चीन के जिन लिक्यून इस बैंक के दूसरे कार्यकाल हेतु निर्वाचित हुए हैं। इस बैंक का मुख्यालय बीजिंग अर्थात चीन में है। इस प्रश्न का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। हाल ही में चीन के जिन लिक्यून को 5 वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए चीन स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अर्थात AIIB के अध्यक्ष पद हेतु पुनः निर्वाचित किया गया है। जानते हैं क्या है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? यह बैंक एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के मिशन के साथ एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी और भारत इसके 57 संस्थापक सदस्यों में से एक है। इस बैंक ने जनवरी 2016 में कार्य करना शुरू कर दिया था। इस बैंक का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। वर्तमान में विश्व में कुल अनुमोदित सदस्यों की संख्या 103 हो गई है। इस बैंक के बारे में विशेष AIIB द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कई परियोजनाओं का समर्थन किया गया है। हालांकि यह औपचारिक रूप से इस परियोजना से जुड़ा हुआ नहीं है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा अर्थात CPEC जो BRI परियोजना का ही भाग है, भारत के लिए सामरिक दृष्टि से एक चिंता का विषय है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न 4, क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों का संकेतक है। इसका निर्माण सर्वेक्षण प्रणाली पर आधारित है। जुलाई 2020 में विनिर्माण क्षेत्र के इस सूचकांक में वृद्धि दर्ज की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर व्याख्या सहित। हाल ही में IHS मार्केट इंडिया द्वारा जारी मासिक सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई 2020 में विनिर्माण क्षेत्र के क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI में गिरावट दर्ज की गई है। क्रय प्रबंधन सूचकांक जुलाई 2020 में 47.2 अंक से गिरकर जून 2020 में 46 अंक पर पहुंच गया है। यह लगातार चौथी बार है जब भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में संकुचन देखने को मिला है। कोविड-19 के मद्देनज़र देश भर में लॉकडाउन की वजह से विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। जानते हैं क्या होता है क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI? PMI विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक होता है जो कि एक सर्वेक्षण पर आधारित प्रणाली है। इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग अलग की जाती है और उसके पश्चात एक समग्र सूचकांक का निर्माण किया जाता है। इस सूचकांक के मापन हेतु विभिन्न संगठनों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आउटपुट, नए ऑर्डर, व्यावसायिक अपेक्षाएं और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण संकेतक शामिल होते हैं।
PMI को 0 से 100 तक के सूचकांक पर मापा जाता है। इस सूचकांक में 50 से अधिक अंक विस्तार का संकेत देते हैं, जबकि 50 से कम अंक संकुचन का संकेत देते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 5, हाल ही में भारत ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है, इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को किसी भी विषय पर लगभग 15 सेकंड के वीडियो बनाने और साझा करने की अनुमति देता है। इसके सर्वाधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या भारत में थी। अमेरिका ने टिकटॉक पर प्रतिबंध भारत से पहले ही लगा दिया था। चीन की इंटरनेट कंपनी बाइट डांस के पास टिकटॉक का मालिकाना हक है। इस प्रश्न की व्याख्या पर प्रकाश डालते हैं। भारत ने हाल ही में चीन द्वारा निर्मित और संचालित 59 ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है, जिनमें टिकटॉक, शेयर इट, कैम स्कैनर इत्यादि शामिल थे। भारत सरकार ने ये प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69(a) का प्रयोग करते हुए लगाए हैं। सरकार ने ये प्रतिबंध डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता की दृष्टि से प्रस्तावित किया है, किंतु विशेषज्ञों का मानना है कि भारत सरकार द्वारा की गई यह कार्रवाई भारत चीन सीमा दोनों देशों के मध्य पैदा हुए तनाव का परिणाम है। भारत द्वारा टिकटॉक और अन्य ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद अमेरिका भी इसी प्रकार की कार्रवाई का विचार कर रहा है। इस संबंध में अमेरिका ने भी सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। चीन की इंटरनेट कंपनी बाइट डांस के पास टिकटॉक का मालिकाना हक है। अमेरिका अपने इस व्यवसाय को अपने देश की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को सौंपने का दबाव बना रहा है। जानते हैं क्या है टिकटॉक? टिकटॉक लघु वीडियो साझा करने वाला एक प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म है। यह उपयोगकर्ताओं को किसी भी विषय पर लगभग 15 सेकंड के वीडियो बनाने और उसे साझा करने की अनुमति देता है। एक अनुमान के अनुसार जनवरी 2020 तक विश्व में टिकटॉक के 800 मिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता थे, जिसमें से सबसे अधिक उपयोगकर्ता भारत में थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न 6, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातीय ब्रू समुदाय से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऐतिहासिक रूप से यह एक बंजारा समुदाय है। इस समुदाय के लोग मंगोलिया से आकर भारत में बस गए थे। इस समुदाय की सबसे अधिक आबादी मिजोरम राज्य में है। ब्रू समुदाय को रियांग नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर एवं व्याख्या इस प्रकार है। हाल ही में मिजोरम से विस्थापित ब्रू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 संगठनों ने संयुक्त आंदोलन समिति द्वारा त्रिपुरा में ब्रू समुदाय के पुनर्वास के लिए प्रस्तावित स्थलों को खारिज कर दिया है। संयुक्त आंदोलन समिति गैर ब्रू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है। जानते हैं क्या है ब्रू समुदाय? भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक जनजातीय समूह है ब्रू समुदाय। ऐतिहासिक रूप से यह बंजारा समुदाय है तथा इस समुदाय के लोग झूम कृषि से जुड़े रहे हैं। स्वयं को म्यांमार के शान प्रांत का मूल निवासी मानने वाला ब्रू समुदाय सदियों पहले म्यांमार से आकर भारत के मिजोरम राज्य में बस गया था। ब्रू समुदाय के लोग पूर्वोत्तर के कई राज्यों में रहते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी आबादी मिजोरम के मामित और कोलासिब जिलों में पाई जाती है। मिजोरम में ब्रू समुदाय को अनुसूचित जनजाति के तहत सूचीबद्ध किया गया है। वहीं त्रिपुरा में ब्रू एक अलग जाति समूह है। त्रिपुरा में ब्रू समुदाय को रियांग नाम से जाना जाता है। ब्रू समुदाय के लोग ब्रू भाषा बोलते हैं। वर्तमान में इस भाषा की कोई लिपि नहीं है। ब्रू समुदाय के कुछ लोग बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में भी निवास करते हैं।
इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न 7, रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? रक्षा मंत्रालय द्वारा 101 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वस्तुओं की इस सूची में सामान्य वस्तुओं से लेकर उन्नत तकनीक संबंधी वस्तुएं शामिल हैं। इन वस्तुओं की खरीद केवल घरेलू विनिर्माताओं के माध्यम से ही की जाएगी। इन वस्तुओं का घरेलू निर्माता केवल रक्षा क्षेत्र का कोई सार्वजनिक उपक्रम ही हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 101 वस्तुओं की सूची की घोषणा की है, जिनके आयात पर रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के इस निर्णय के अनुसार सशस्त्र बल, नौसेना और वायुसेना के लिए इन 101 वस्तुओं की खरीद केवल घरेलू विनिर्माताओं के माध्यम से ही की जाएगी। इस सूची में रक्षा क्षेत्र से संबंधित सामान्य वस्तुओं से लेकर उन्नत तकनीक संबंधी वस्तुओं को शामिल किया गया है। इस सूची में पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार, असॉल्ट राइफलें, सोनार सिस्टम, आर्टिलरी गन्स आदि शामिल हैं। घोषित हुए नियमों के अनुसार यह घरेलू निर्माता, निजी क्षेत्र से भी हो सकता है और रक्षा क्षेत्र का कोई सार्वजनिक उपक्रम भी हो सकता है। रक्षा आयात संबंधी सरकार के उक्त प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। सरकार द्वारा घोषित 101 वस्तुओं की सूची में कुल 69 वस्तुओं के आयात पर इसी वर्ष दिसंबर से प्रतिबंध लगाया जाएगा। अगले चरण में 11 वस्तुओं के आयात पर वर्ष 2021 के अंत तक प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 12 वस्तुओं पर वर्ष 2023 के अंत में और 8 वस्तुओं पर वर्ष 2024 में प्रतिबंध लागू होंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न 8, हाल ही में ओडिशा राज्य में सुनामी आपदा से निपटने हेतु किए गए प्रयासों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस राज्य के 2 गांवों को सुनामी रेडी के रूप में नामित किया गया है। सुनामी रेडी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का एक सामुदायिक प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम है। ओडिशा सुनामी रेडी कार्यक्रम को लागू करने वाला भारतीय हिंद महासागर क्षेत्र का पहला राज्य बन गया है। सुनामी रेडी अभ्यासों के कार्यान्वयन हेतु एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की गई है। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ओडिशा के 2 गांवों को सुनामी से निपटने हेतु तैयारियों के लिए सुनामी रेडी के रूप में नामित किया है। सुनामी रेडी यूनेस्को IOC का एक सामुदायिक प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम है। इसे सार्वजनिक, सामुदायिक नेताओं और राष्ट्रीय तथा स्थानीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियों के सक्रिय सहयोग के माध्यम से सुनामी रेडी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर यूनेस्को IOC द्वारा दोनों गांवों को सुनामी रेडी समुदाय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इस मान्यता के साथ ही भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेडी को लागू करने वाला पहला देश और ओडिशा पहला राज्य बन गया है। सुनामी रेडी और IO वेव अभ्यासों के कार्यान्वयन को लागू करने और निगरानी के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS के निदेशक की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की गई है। क्या है इस कार्यक्रम का उद्देश्य?
सुनामी के दौरान आपातकालीन स्थितियों से निपटने हेतु तटीय समुदाय की तैयारियों में सुधार लाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इससे जन और संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सकेगा और यूनेस्को आईओसी की हिंद महासागर सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली के लिए अंतर सरकारी समन्वय समूह द्वारा निर्धारित सर्वोत्तम अभ्यास संकेतकों को पूरा करने की सामुदायिक तैयारी में एक संरचनात्मक और व्यवस्थित दृष्टिकोण को सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न 9, सिजोफ्रेनिया रोग तथा इसके संभावित कारणों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिजोफ्रेनिया मानसिक विकारों के समूह के लिए प्रयोग होता है। इस रोग की शुरुआत वृद्धावस्था में होती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के लक्षणों में भ्रम की स्थिति और सोच का विकृत होना शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का विश्लेषण और इसकी व्याख्या विस्तार से इस प्रकार है। हाल ही में सिजोफ्रेनिया रोग से ग्रसित विशिष्ट जातीय समूह के लोगों पर किए गए अध्ययन में रोग के साथ एक विशिष्ट प्रकार के एलील समूह को देखा गया। विशिष्ट एलील जो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित लोगों में देखा गया वह प्रत्येक नरजातीय समूह से अलग अलग था। सिजोफ्रेनिया मानसिक विकारों के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है जिसमें व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक कार्य पद्धति में विकृति या ह्रास उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अव्यवस्थित विचार, विचित्र धारणाएं, असामान्य भावनात्मक स्थिति तथा मोटर डिसऑर्डर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह किसी को कमजोर तथा दुर्बल बनाने वाला एक विकार है। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में अतिरिक्त विकृतिपूर्ण या विचित्र लक्षण जुड़ जाते हैं जिसमें भ्रम की स्थिति, अव्यवस्थित तरीके से सोचना एवं बोलना, अत्यधिक कल्पनाशील तथा रोगी की सोच का विकृत होना शामिल है। सामान्यतः इस रोग की शुरुआत किशोर अवस्था के अंत में या फिर वयस्क अवस्था के शुरुआत में होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न 10, निम्नलिखित कथनों में से संसदीय सचिव के बारे में कौन सा सही नहीं है? छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव के पद पर विधायकों की नियुक्ति की गई है। इनकी नियुक्ति केवल राज्यों में ही की जाती है। इनकी नियुक्ति को उच्च न्यायालय के फैसलों में असंवैधानिक माना है। यह एक उच्च सरकारी पद है। देखते हैं इस प्रश्न का विश्लेषण और इसकी व्याख्या। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा 15 विधायकों की संसदीय सचिव के पद पर नियुक्ति की गई है। संसदीय सचिव का पद क्या होता है? संसदीय सचिव का पद एक उच्च सरकारी पद है। भारत के प्रधानमंत्री संसदीय सचिवों की नियुक्ति करते हैं। राज्यों में इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्रियों द्वारा की जाती है। संसदीय सचिवों की मुख्य भूमिका कैबिनेट मंत्रियों और ज़रूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की सहायता करना है। संसदीय सचिव कैबिनेट मंत्रियों के निर्देशन में काम करते हैं। इनके पास कई विभागीय और संसदीय कार्य भी होते हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास विभाग से संबंधित सार्वजनिक और सदन से संबंधित संसदीय कार्य भी होते हैं। इनके पास कई जिम्मेदारियां और अधिकार होने के बावजूद वे कई बड़े फैसलों में शामिल नहीं होते हैं। कई राज्यों ने संसदीय सचिव पद की स्थापना की है। पंजाब, असम, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में संसदीय सचिव नियुक्त किए जाते हैं। क्या संसदीय सचिवों की नियुक्ति असंवैधानिक है? संसदीय सचिवों की नियुक्ति से संबंधित अतीत में आए उच्च न्यायालयों के फैसलों में इसे असंवैधानिक मानते हुए ऐसी नियुक्तियों के खिलाफ फैसला सुनाया है।
सामान्यतया इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद के रूप में देखा जाता है। उच्च न्यायालय में विभिन्न याचिकाओं के द्वारा संसदीय सचिव की नियुक्ति को चुनौती दी जा रही है। इन चुनौतियों में यह तर्क दिया जाता है कि संसदीय सचिव का पद संविधान के अनुच्छेद 164(1)(a) के विपरीत है। इसके अनुसार मंत्री परिषदों में मंत्रियों की संख्या को राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित करने का प्रावधान है, क्योंकि संसदीय सचिव अक्सर राज्य मंत्री का पद संभालता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी।